नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। मैं हूं शबाब, मेरे साथ फ्रेम में है आसिम वकार साहब। वकार साहब, दिल्ली की बड़ी खबर चर्चाओं में है। तुर्कमान गेट पर इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर के बुलडोजर चला है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? जैसे आप देख रहे हैं, जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, वैसे हम भी देख रहे हैं। इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर अगर चलता तो ठीक होता, कि कानून का पालन होता। दरअसल ये इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर नहीं है, ये मुसलमानों के द्वारा बनाई गई अपनी इमारतों पर उनका बुलडोजर है। इंक्रोचमेंट तो हिंदू भी करते हैं। पूरे भारत में जाके चेक कीजिए, अगर मुसलमान 14% है तो उसका 14% इंक्रोचमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर 85% के लोग जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसको इंक्रोचमेंट क्यों नहीं माना जा रहा है? ऐसा थोड़ी ना कि खाली मदरसा या कोई मदार या मस्जिद के आसपास ही इंक्रोचमेंट है। क्या मंदिरों के आसपास इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या पार्क में धर्मस्थल नहीं बनाए जाते हैं? क्या चौराहों पर, चौराहों के बीच में, सड़कों पर, फुटपाथ पर क्या धर्मस्थल नहीं बन रहे? और सबसे अफसोस की बात शबाब साहब ये है कि जो पुलिस बड़े बड़े बुलडोजर लेकर मुसलमानों के इंक्रोचमेंट को गिराने गई थी वो कितनी पाक साफ है। 1951 के बाद जब भारत का संविधान बना, 51 के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, 51 जब भारत का संविधान लागू हो गया उसके बाद की बात कर रहा हूं। उस संविधान में साफ तौर पे लिखा गया कि सरकार के किसी भी कार्यालय में, किसी थाने में, किसी भी सार्वजनिक सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई किसी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। तो क्या हिंदुस्तान के सभी थानों को आप चेक करके बता सकते हैं कि वहां धर्मस्थल बने या नहीं बने? मुझसे एक साहब ने कहा कि फला जगह मदार है, मैंने कहा बिल्कुल, अगर 1951 के बाद बना है तो गलत है, और 1951 के पहले अगर बना है तो सही है। अगर मंदिर बना 1951 के पहले, 1951 के पहले कोई शिवाला बना है तो सही है। 51 के बाद अगर बना है तो गलत है, चाहे वो मेरा हो चाहे तुम्हारा हो। जो भी 51 के बाद किसी सरकारी कार्यालय में अगर कोई धर्म स्थल बनाता है तो वो सबसे पहले हमारा दोषी नहीं है, वो देश का दोषी है। वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको नौकरी पर रहने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूं संज्ञान लिया है, इस पर आदेश है, लेकिन गिरा नहीं रहे। उनको सारे इंक्रोचमेंट मुसलमानों में दिखते हैं तो अपना कार्रवाई कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, अफसोस होता है, गुस्सा आता है इस बात पर कि कानून का पालन करने वाले लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि हम कानून का पालन करने और करवाने के लिए पैदा हुए हैं और इस विभाग में आए हैं, वही लोग सबसे पहले कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का विरोध कर रहे हैं, कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस पर तो एक्शन लेना पड़ेगा। आपने चूंकि बात कानून वालों की, इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया भी हाल के दिनों में पेश आया। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, मुसलमान थे, इटावा की बेल्ट में पोस्टिंग थी, वो लोगों को जागरूक करते थे, बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल थे। लेकिन उन्होंने एक स्कूल में मोहम्मद साहब की जिंदगी का एक उदाहरण दे दिया। उनको नौकरी से साइडलाइन कर दिया गया, उनको मेन पोस्टिंग से हटा दिया गया, उनको पुलिस लाइन में भेज दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरी तरफ संभल में एक पुलिस वाला गदा लेकर घूम रहा है। नहीं, ये तो आप सर, तो अफसोस की बात है, तो दुबई के शासकों को पूछना चाहिए मोदी जी से कि दुबई जैसे मुल्क में मंदिर बन रहा है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, मोदी जी के दोस्त बनवा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं भी समर्थन करता हूं, खूब बनाइए। लेकिन उन मोदी जी के दोस्तों को अपने दोस्त मोदी जी से पूछना चाहिए कि आपको हमारी क्या मंदिर चाहिए, और आप अपने क्या हमारे पैगंबर का नाम लेने पर आदमी को नौकरी से निकाल लें। उसको जलील किया जा रहा है, उसको सजा दी जा रही है। ये तो मोदी जी से सवाल दुनिया के लोगों को पूछना चाहिए। एक सवाल और भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, 25 दिसंबर को क्रिसमस हो रहा था तो लोग चर्चों में, गिरजाघरों में घुसकर हरे रामा हरे कृष्णा पढ़ रहे थे, और मोदी जी चर्च में जाके पोप का आशीर्वाद ले रहे थे। नहीं, मुझसे एक बड़ी बात किसी ने कही कि अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो हमने कहा वो चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान जी ने कहा था आपसे?
किसके आज्ञा से पढ़ लेते आप? या तो सरकार कहे या धर्म ग्रंथ कहे आपका कि फला जगह पढ़िए जाकर, और या जिसका चालीसा है वो खुद कहे। हनुमान जी ने तो कहा नहीं, धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा है, सरकार का आदेश भी नहीं है, मोदी जी की मंशा भी नहीं है, तो पढ़ किसके आदेश से रहे थे? भाई धर्म आपको परमिट नहीं कर रहा है, सरकार आपको इजाजत नहीं दे रही है, हनुमान जी खुद आपसे कहने नहीं आए हैं, तो आप किसके आदेश से पढ़ रहे हैं? वो आदमी का खुलासा होना चाहिए जिसके आदेश से आप हनुमान चालीसा चर्चों में और मस्जिदों में पढ़ते हैं। क्यों ये लोग मनबड़ हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है? ये मनबड़ नहीं है, दरअसल ये डरपोक लोग हैं। मनबड़ मैं इनको मानता, या यूं समझिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अगर ये मनबड़ होते तो अंग्रेजों के खिलाफ होते, अगर ये ताकतवर होते तो अंग्रेजों के खिलाफ होते, अगर ये देशभक्त होते तो अंग्रेजों के खिलाफ होते, अगर ये भारत माँ से प्यार करते तो ये अंग्रेजों के खिलाफ होते। ये उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, उससे पहले ये मुगलों के साथ थे, और कल को अगर कोई नई सरकार आएगी तो ये उसके साथ होंगे, उसके कदमों में बैठे हुए होंगे। ये ना मनबड़ है ना ये बहादुर हैं। ये सरकार की गुलामी करने वाले लोग हैं, सरकार के साथ उसका दामन पकड़कर चलने वाले लोग हैं और अपना फायदा करने वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता है कि ये तमाम चीजें चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, अत्याचार किसी पर भी हो गलत है? जैसे यहाँ पर हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र हो रहा है, वहां पर उनको परेशान किया जा रहा है, हटाया खदेड़ा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उसकी बहुत सख्त अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। एक भी व्यक्ति अगर पूरी दुनिया में कहीं किसी तरह से इस तरह जुल्म करके मारा जाता है तो उसकी मजम्मत होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग सुनने में थोड़ा सा उनको अंदर से बुरा फील होगा, लेकिन ये बांग्लादेश के जो सुअर और जानवर सिफत लोग हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान के उन जानवरों सुअरों से प्रेरित हैं जिन्होंने अफराजुल को राजस्थान में शंभू रहकर ने जिंदा जला दिया था। इसी हिंदुस्तान में दारा सिंह ने फादर ग्राहम स्टेन को उनके बच्चों के साथ जिंदा जला दिया था। इसी देश में हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप अखबारात उठाइएगा और कटिंग्स देखिएगा, या आजकल तो यूट्यूब और गूगल का जमाना है, आप देखिए जाके कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें हिंदुस्तान में हमारे दलित भाइयों को ना जिंदा जलाया जा रहा या मारा जा रहा है। आप देखिए हर महीने हो रहा है, कई महीने में 2-2, 3-3 घटनाएं हो रही है। अभी प्रयागराज में हुई थी, कहीं मध्य प्रदेश में हो रही है, कहीं दलित भाइयों पर कोई पेशाब करे दे रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये मैं पूछ रहा हूं, कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी हैं जो हमारे देश के दलितों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। तो जो लोग बांग्लादेश के दलित भाई की हत्या पर यहां आग उगल रहे हैं, वही लोग और उन्हीं के समर्थक हिंदुस्तान में दलित भाइयों पर आग लगाते हैं। ये रुकना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भारत के संविधान के हिसाब से जो सख्त कार्रवाई हो वो ऐसे लोगों को देना चाहिए, और उनके खिलाफ मैं समझता हूँ प्राविधान करके उनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। ये इशू बांग्लादेश वाला शाहरुख खान तक पहुंच गया। उनके आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, शाहरुख खान को लोग गद्दार कहने लगे। उसके बाद बीसीसीआई आगे आया और उसको बाहर निकाला गया, उनको रिलीज किया गया। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप भी होना है, बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया, तमाम इशू क्रिएट हो गए। नहीं, मसला ये है कि बांग्लादेश जिसने 2 दलितों को हमारे जिंदा जला दिया या मार दिया, उसका खिलाड़ी चुनने वाला, उसके साथ मैच खेलने वाला गद्दार है देश का, या जिसने हमारे यहाँ पुलवामा किया, जिसने पहलगाम किया, और जिसने हमारे सैनिकों की न जाने कितनी बीवियों को विधवा कर दिया, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाले गद्दार है। पहले तो यह तय कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ आप मैच खेल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ स्टेडियम शेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि पहले बड़ा गद्दार कौन है।
हिम्मत नहीं है इनकी बोलने की। जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, अगर उनसे भी खाली इस बात पे पूछ लीजिएगा तो वो कहिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने वाले लोगों को गले लगा लें, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वालों की जिंदाबाद करने लगे यही लोग जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। किसकी बात करते हैं आप सर? इनको तो गद्दारी और वफादारी पता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ये सरकार के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इनको ना देश पता है, ना देशभक्ति पता है, ना माँ पता है, ना भारत माँ पता है। आखिरी सवाल, SIR यूपी में हो गया, करीबन 3 करोड़ के आसपास लोगों के नाम कट गए, एक बड़ा तबका है जिसके नाम हट गए। कैसे देखते हैं आप इसको? कितना आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सवाल आपका जो है वो दो रुखा सवाल है। जब SIR उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और एक रिपोर्ट ये आई कि साहब इसमें 3 करोड़ वोट कटेंगे या 4 करोड़ वोट कटेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान जारी किया, और मैं समझता हूँ कि शायद वो पूरे देश ने सुना, कि अपने लोगों से वो कह रहे थे कि ये तो हमारा नुकसान है, हमारे वोटरों का नाम कट रहा है, इसमें हमारे 4 करोड़ वोट कट जाएंगे। ये योगी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था हमारे 4 करोड़ कट जाएंगे, 3 करोड़ कट जाएंगे। वो अपने वोटर कटने की बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि SIR में 90%, 85-90% वोट बीजेपी का कट रहा है और 10% विपक्ष का कट रहा है। अब रिपोर्ट आ गई, SIR की नई लिस्ट जारी हो गई SIR के बाद वोट की। तो मैं तो सीधा से कह रहा हूं कि योगी जी को चाहिए कि वो जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं उसको इस्तीफा दे दें आप, और सरकार को भंग हो जाना चाहिए। संवैधानिक सरकार है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ये कह रहे हैं कि जो वोट काटे गए हैं 2,89,00,000 जी, वो अवैध वोट हैं, गलत वोट हैं, नाजायज वोट हैं, और वो ऐसे वोट हैं जो उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से वोटर लिस्ट में दर्ज थे। और योगी जी कह रहे हैं हमारे वोट कटे। तो अगर योगी जी की बात मान ली जाए तो ज्ञानेश कुमार ने गलत तरीके से वोट काटे, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात है, वो कह रहे हैं गलत काटे गए। और अगर ज्ञानेश कुमार की बात मान ली जाए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब ये वोट नाजायज वोट हैं, ये गलत वोट हैं, बेईमानी के वोट हैं, तो ज्ञानेश कुमार सही कह रहे हैं, तो भी योगी जी की सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि 2,89,00,000 में योगी जी के हिसाब से 90% बीजेपी के वोटर हैं, तो 2,61,00,000 वोट बीजेपी के हुए। योगी जी को 2022 की जो सरकार बनी उसमें उनको जो वोट पड़े बीजेपी को, वो पड़े 3,80,51,721 वोट। उसमें से 2,61,00,000 निकाल दीजिए आप। तो योगी जी के ओरिजिनल वोट जो हैं, ज्ञानेश कुमार के हिसाब से जो खराब नकली वोट थे, बेमानी के वोट थे, गलत वोट थे, वो 2,61,00,000 अगर निकाल दिए जाए तो योगी जी के ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है वो है 1,19,51,721 वोट। और इतने वोट पाकर सरकार नहीं बन सकती, इसलिए सरकार को गिर जाना चाहिए। तो बड़ी गहरी जानकारी आपके यहाँ। नहीं सर, आपके पास भी हो सकती है। ये तो बीजेपी वालों को भी इतना नहीं पता होगा डेप्थ में, जितना आसिफ वकार ने बता दिया कितने वोट पड़े, कितना वो है। बीजेपी को तो कुछ नहीं पता है सर, बीजेपी वालों को तो कुछ नहीं पता है। तो इसका फायदा नुकसान क्या होगा अगर इतना वोट कट गया? कुछ फायदा नुकसान आपको दिखता है? अखिलेश यादव भी बड़े चिंतित थे, उन्होंने अपने PDF प्रहरी लगाए थे, वो घर घर जाकर वोट। देखिए, मैं एक बात इस पर क्लियर कर दूं, एक मैसेज भी दे रहा हूं कि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये सच्चाई है तो मैं आपके चैनल के जरिए से, आपके जरिए से एक मैसेज दे रहा हूं कि जिन लोगों के वोट कटे हैं और वो लोग वाकई में सही हैं, सच्चे हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और अभी भी रह रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश में पहले भी वोट दे चुके हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ा भी नहीं है और उनकी मृत्यु भी नहीं हुई है, और वो बांग्लादेशी भी नहीं है और वो बाहर के रहने वाले भी नहीं है, तो उन सबको चाहिए कि अपने अपने इलाकों में एक झुंड बनाकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, भाई 2,89,00,000 बहुत होता है। 20, 25, 30 लाख वोटर तो निकल के बाहर आए कि साहब हमारा वोट कटा है, हाथ उठाए, अपने अपने इलाकों में जाकर दर्ज कराए, और अपने अपने इलाकों में जो अपोजिशन की पार्टियों के जो ऑफिस हैं,
चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे बहुजन वाले हों, चाहे हमारे वाले हों, इनके ऑफिसेज में जाकर अपने नाम दर्ज कराएं कि साहब हमारा, हम नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, हमारा वोट काटा गया है, फिर उनकी गिनती हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। सही बात है, ये तो बात है। ऐसा होना चाहिए। जब तक आप अपनी आवाज खुद नहीं उठाएंगे, कोई दूसरा आपकी आवाज नहीं उठाएगा, और नहीं उठाएगा तो उसको सही माना जाएगा। तो सीधी सी बात है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम किसी बाहर का वोट नहीं काट रहे, हम तो विदेशियों का वोट काट रहे हैं। अगर आपको अपनी नागरिकता साबित करना है और आपको लगता है कि आपका वोट कट गया है, तो आप आइए, अपनी आवाज उठाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नीचे कमेंट कीजिए, अपना फोन नंबर दीजिए, अपना इलाका बताइए, हम आपके पास चल कर आएंगे, और नहीं तो हम अपने लोग भेजेंगे आपके पास। आप करिए तो एक बार शुरुआत तो कीजिए, हम आपकी आवाज उठाने के लिए राजी हैं। बहुत बड़ी बात आसिम भाई ने कही, और SIR का मामला जितना गहरा है उतनी ही गहरी उसकी डेप्थ है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों का नाम कटा है, अगर उनको ऐसा लगता है कि जानबूझकर उनका नाम काटा गया है, तो उसके लिए आपको सामने आना होगा, जैसे आसिम भाई बता रहे हैं, और जो भी मदद उसमें संभव होगी वो की जाएगी। आसिम भाई बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। चर्चा कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।